में लालगंज के लिए हमने लखनऊ की तो बहुत सारी तस्वीरें, लेकिन पूरे प्रदेश की तस्वीर क्या थी, उसमें कांग्रेस की तस्वीर क्या थी? देखिए, लालगंज के लिए देखना मैं चाहते तो हैं, पूरे प्रदेश के लिए देखना चाहते हैं या देश के लिए देखना चाहते हैं? कोरोना तो पूरे आप लोगों ने भी, अगर आपने देखा हो कि यूथ कांग्रेस ने कितना अच्छा काम किया, उस यूथ कांग्रेस के काम को अगर किसी ने भी हमसे मदद मांगी थी, पूरा का पूरा मैं ये नहीं कहता खाली हम ही ने किया था, ठीक है, तमाम एनजीओ काम कर रही थी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी काम कर रहे थे, तमाम सपा के कार्यकर्ता भी काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा देखने के लिए हम सत्ता पक्ष से तरस गए थे। हम चीजें थी, चाहे ऑक्सीजन की कमी एक प्रमुख मुद्दा थी, दिल्ली से लेकर के और मोहनलालगंज के कालू खेड़ा तक थी। ठीक है, आप बहुत स्पष्ट बताऊं मैं आपसे कि कालू खेड़ा तक ऑक्सीजन की समस्या थी। ऑक्सीजन को लेकर के जिस तरीके की स्कैरिसिटी उत्पन्न हुई, उसमें आपने लखनऊ में भी देखा, जितने सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, छत्तीसगढ़ से सिलेंडर्स और टैंकर्स आए थे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने एक विशेष आग्रह करके भूपेश बघेल जी से, वो आपके सामने था, आप लोगों ने भी छापा उसको, आप लोगों ने भी दिखाया उसको। तो सत्ता को जो काम करने चाहिए थे, सत्ता उस कामों में नाकाम रही, या उन्होंने कुछ कम काम किए? कुछ कम किया। आप ये भी कह काम किया, लेकिन कुछ कम किया, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। राकेश भाई, इसका जवाब मैं चाहूंगा बहुत जल्दी। यही वो मुद्दा है जिससे आपको 2022 में दिक्कत होने वाली, ऐसा दावा है कांग्रेस का? कि कोरोना कालखंड में ऑक्सीजन की कमी हुई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन इस ऑक्सीजन की कमी को अगर कोई राजनीतिक ऑक्सीजन के रूप में तलाश रहा है तो वो गलतफहमी में है। इससे राजनीतिक ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली, ना कांग्रेस को, ना सपा को, ना बसपा को। देखिए, कोरोना महामारी है और महामारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कोरोना की महामारी कोई मोहनलालगंज के लिए, लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए या भारत के लिए नहीं है। पूरी दुनिया प्रताड़ित थी, पूरी दुनिया पीड़ित थी। अमेरिका जिसके पास सबसे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इटली हो, जर्मनी हो, जापान हो, रसिया हो, सारे देशों की स्थिति त्राहिमाम की मची हुई थी। लेकिन अगर हम दुनिया भर से तुलना करके देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ने जिस तरह का काम करके दिखाया है, जिसकी तारीफ आज के अखबारों में भी ऑस्ट्रेलिया के मंत्री के द्वारा छपी। तो सुरेंद्र भाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो तारीफ? क्या दिक्कत है? मैं इसलिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के निवासी, आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता नेता होंगे, लेकिन उसके पहले आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और उत्तर प्रदेश के निवासी के नाते आपको गर्व करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं कोरोना संक्रमित होने के बावजूद लगातार अहरनिश जिस तरह वो लोगों के लिए काम करते रहे और जिस तरह से कोरोना को नियंत्रित करने का हमने काम किया, आज क्यों नहीं, आज जवान सिल जाती है, होठ सिल जाते हैं। आज महाराष्ट्र के बारे में बात करने में, आज केरल के बारे में बात करने में आखिर होठ सिल जाते हैं। आज देश में जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं, 80% केसेस आज महाराष्ट्र और केरला से आ रहे हैं, लेकिन आज सपा बसपा कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। सुरेंद्र भाई, बहुत जल्दी से छोटा सा जवाब दीजिएगा इसका, छोटा सा। थोड़ा सा समय दे दीजिए। नहीं, आपने काफी समय लिया है, बाकी और लोग छोटा सा कम, छोटा। मैं तो इस पे राजनीतिक चर्चा नहीं चाह रहा था, लेकिन एक पुराना सा शेर याद आ गया। कहते हैं कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। इसी गंगा का 300 किलोमीटर का रिवर बेड लाशों से भर गया था, ये बात सच है या नहीं? बीच में मत बोलिए राकेश जी। बिल्कुल गलत। राकेश जी, ये गलत बात अगर ऐसे बहस होगी तो नहीं हो पाएगी। मंच पर अगर रखी जाएगी, अगर ऐसे बहस होगी, मैं बीच में नहीं बोला ना, जल्दी से आप अपना माइक नीचे रख दीजिए। क्यों आप एक गलत बात पर अगर नागवार से गुजरती हुई बात पर उबल कर फूट जाना मेरी जीवंतता का प्रमाण है। मेरी उपस्थिति में झूठ बोला जाए और मैं चुपचाप सुन लूं, ये मुझे स्वीकार नहीं। अच्छा, तो अगर ये झूठ है तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान नहीं, आप गंगा को बदनाम करेंगे, बोला आप गंगा को बदनाम करेंगे, आप उत्तर प्रदेश को बदनाम करेंगे, और उत्तर प्रदेश के जागरूक नागरिक के तौर पर मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। ठीक है, ठीक है। अब दोनों को माइक दे दीजिए। अब आप दोनों को जरा रोक रहा हूं, बंद करिए। पुष्कर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सच क्या है? सच क्या है? वो दो राष्ट्रीय दल जो कि एक सत्ता में प्रदेश में भी आऊंगा, सुप्रीम कोर्ट कहता है। नहीं, एक मिनट आप बात सुन लीजिए ना, फिर आऊंगा। एक कमेंट सबके हो जाए, एक कमेंट सबके हो जाए। आप सत्ता पक्ष से पूछने में डरते हैं। फेयर क्या है, अनफेयर क्या है? से पूछने में डरते हैं। दो बार सवाल इनसे हुए। यही तरीका है। राकेश भाई, थेथरई को नहीं रोक सकते, उनकी थेथरई को नहीं रोक सकते, और ये नहीं रोक सकते कि ऑक्सीजन की कमी में जो मौतें हुई उनके लिए क्षमा मांगने की जगह पर उस पे
बेशर्मी से मुझे और आज ये निर्लज्जता याद से आया तालियां था। बजवा रहे हैं आप। मुझे आज याद आया था कि मैं उसी सुरेंद्र राजपूत को जानता हूं जो वाकई शायर थे, लेकिन आज आप फिर से बदले बदले नजर आ रहे नहीं, हैं। छोड़ दीजिए ना हम हमको किसी से डरते करोड़ों हैं, ना हमें कोई डरा नहीं, पाएगा। निश्चित तौर ना पर दिख टीवी रहा में है ना मुझे, यहाँ पर आपके बैठकर। मंच पे कह मैं रहा तो यहाँ हूं पर कि पूछ रहा आप हूँ सत्ता सवाल। पक्ष से दब आप के चिंता बात मत करिए, आप चिंता मत करिए, ना आप सत्ता दबा पक्ष पाएंगे ना से ये जो दबा दब के पाएंगे। बात करेगा, आप चिंता मत निश्चित करिए, तौर पर आपको उसके चिंता करने खिलाफ की सवाल जरूरत नहीं है। मुझे राजस्थान में भी पूछना आता है, मुझे उत्तर प्रदेश में भी पूछना आता है। आपको पूछना आता तो आप गंगा की लाशों के बारे में हमारा सवाल सपोर्ट उसका कर। जवाब लूंगा। और वो गंगा की लाशों का जो आपने जिक्र किया है, वो कितने मीटर या कितने किलोमीटर और कितने सालों से बहती है, उसका जवाब भी आप वो तो दीजिए। मुझे पता है कि पुष्कर साहब, सत्ता पक्ष को मेरा जवाब सवाल देने ये की है कि आवश्यकता अगर नहीं, आप जवाब दे देंगे। कांग्रेस ये दावा कर रही हो, उस दावे में सपा कहां फिट बैठती? क्योंकि मौजूदा दौर में ये सारे मुद्दे, वो कोरोना हो, उसमें स्वास्थ्य की सेवाएं हो या बाकी सारी चीजें हो, उन सबका जब जिक्र होता है तो लबोलुआब 2022 ही दिखता है। टारगेट आपका भी आज साइकिल खूब रफ्तार भर रही है। किसके दावे में कितना दम है और किसका पानी कहां कम है? देखिए, जहां तक कोरोना काल की बात है, तो कोरोना जब पहली लहर आई थी पिछले साल, तब इस सरकार को सबक लेना चाहिए था। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी जो सरकार करने में पूरी तरीके से नाकाम रही। इन्हीं की अव्यवस्थाओं का नतीजा था कि जब दूसरी लहर आई तो इनके पास इंतजाम पूरी तरीके से नहीं थे, ना इनके पास हॉस्पिटल की, 1 साल का टाइम था आपके पास। 1 साल में आपने ना हॉस्पिटल की व्यवस्था कर पाए, ना आप ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाए, आप कुछ भी करने में पूरी तरीके से समाजवादी असफल पार्टी ने रहे। तो इतने हॉस्पिटल बनवाए थे, कहां चले गए उस? जो आज काम आ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के हॉस्पिटल ही काम आ रहे हैं। अच्छा। चाहे मेदांता अभी हॉस्पिटल तो हो, आप चाहे कह रहे थे कैंसर कि कोई हॉस्पिटल हो। हॉस्पिटल ही नहीं था, आप कह रहे हैं कि काम आ रहे हैं, वो कहां चले गए? काम आ रहे हैं। मैं इस सरकार की बात कर रहा हूँ। इस सरकार ने जो, अगर मेरे सरकार में कार्यकाल में अगर वो हॉस्पिटल ना बने होते तो लोगों का क्या होता है तो कुछ पता ही नहीं है। इस सरकार की जितनी भी इंतजामी थी, सब इसी की वजह से लोगों की जान गई। मैं मोहनलालगंज की प्रॉपर बात कर रहा हूं, तो एक एक गांव में एक एक आदमियों को हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं मिल रही थी, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं थी, कहीं एडमिट होने के लिए जगह विधायक जी नहीं ने थी। क्या किया फिर उसमें? विधायक जी कहां ने तक अपने लड़े? स्तर से जितना कर सके थे कर रहे थे, और विधायक जी को कभी कहीं से भी सरकार का कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। कि सरकार से अगर एक सपोर्ट मिल जाए कि अगर विधायक जी कहीं ऐसा ना हो कि श्रेय उसका विधायक जी ले जाए, तो सरकार की तरफ से एक रत्ती भर सपोर्ट हमको हमारी विधानसभा मोहनलालगंज में नहीं मिला। इसलिए आप कुछ कह नहीं पाए कोरोना की नहीं लगवा ली? कर क्यों नहीं पाए? हमें ये पूछ व्यक्तिगत रूप से लीजिएगा जिसको कि मैं वैक्सीन लगवा ली जिसको या नहीं मैं लगवा ली? वैक्सीन जिसको लगवा मैं ली कि नहीं इंतजाम लगवा कर रहा था, वैक्सीन लगवा ली या नहीं लगवा ली आपने? मैंने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई, आप नहीं, तो अखिलेश जी तो वैक्सीन के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे थे, आप अफवाह फैला रहे थे। आप मौके आपने पे वैक्सीन आइए, लगवा आप ली या नहीं मौके की लगवा ली? बात करिए, आप लगवाई है वहां कि ना नहीं? जाइए, अपनी असफलताओं को जिक्र आपने करिए। लगवाई है कि ये नहीं वैक्सीन बताइए? को लेके ना आइए। नहीं, आप वैक्सीन लोगों नहीं, लगाने लाना के लिए पड़ेगा। लाइन ना लगाए वैक्सीन- खड़े, ना किसी को वैक्सीन वैक्सीन नहीं लगाई, मिल रही है। ना पूरे वैक्सीन 2-2 लगवाई, 3-3 ना दिन वैक्सीन लगे हुए लगवाने के लिए हैं। किसी को वैक्सीन प्रोत्साहित मतलब किया। नहीं हो रही है। अच्छा, लोग आपने कैसे संकट में रहे इसके लिए प्रयास करते रहे। आपने इन लगवाई लोगों कि के नहीं? कारण लोगों की ईमानदारी से जान लगवा आपत्ति ली। आती रही, देखिए, संकट में आती राकेश रही। भाई इन्होंने बता दिया, इन्होंने लगवा ली। नहीं, अपने नेता की बात नहीं मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, अपने उन्होंने- नेता की उन्होंने बात बाद नहीं में लगाई, मानते हैं। नेताजी ने भी नहीं, लगवा ली इनके- है। नहीं, वो तो नेताजी नेताजी ने भी लगवा ली, नहीं, उन्होंने नेताजी की लगवा बात ली। तो आज नेता नहीं मानते, हर बात तो चीज नहीं की मानते। अगर कोई राजनीति हो रही है तो नेताजी का वैक्सीन बेटा, की राजनीति अमित तिवारी केवल कर रही बीजेपी। इसके पहले भी सरकारें को थी, चुनाव आयोग लोगों पे को देना निःशुल्क पड़ा था। वैक्सीन दिया। लेकिन इस सरकार जितना प्रचार में आगे, उतना ही अगर वैक्सीन का इंतजाम कर दे तो शायद लोगों का भला हो जाए। प्रचार तो सब करते हैं ना, प्रचार करना ही तो सबसे बेहतर तरीका है। तो कोई प्रचार सड़कों- कर रहे हैं तो कोई जनता सड़कों का- बताएगी कोई प्रचार सड़कों कितना का- कर रहे हैं। नहीं तो आपको भी जनता ने बताया। हाँ, कि हमको सड़कों भी का आपने बताया। प्रचार अब किया। अब ये तो दुष्प्रचार कर रहे थे, ये तो दुष्प्रचार कर रहे थे वैक्सीन को लेकर के। कार्यकर्ता के तौर पर, एक समाज के तौर पर, एक पॉलिटिकली एक्टिविस्ट के तौर पर आप इन तीनों के दावों की हकीकत को कहां देख रहे हैं और उसमें मोहनलालगंज की जनता कहां फिट बैठ रही है? मोहनलालगंज की दिक्कतों का कितना समाधान निकल पाया, नहीं निकल पाया है तो क्यों नहीं निकल पाया है, और अगर नहीं निकल पाया है तो उसमें समाज सेवी की भूमिका क्या रहेगी? धन्यवाद। देखिए, तीनों बड़े भाई हैं और आदरणीय हैं, और नहीं, राजनीति में तो सब छोटे और बड़े भाई होते हैं, लड़ते तो यहाँ पर हैं। जी अतुल भाई, बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी कोरोना में किसी न किसी ने सब अपना खोया है। किसी ने अपने बाप को खोया, किसी ने अपनी बहन को खोया, किसी ने किसी अपनों करीबियों को खोया है। बिल्कुल। इसलिए ये मुद्दा नहीं है कि क्या इन्होंने किया, क्या उन्होंने किया। मुद्दा ये है कि हमने बेहतर क्या किया बिल्कुल कोरोना में। तो कोरोना में देखिए, ये फैक्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रहा, नौकरशाही फेल हुई है, ना कि किसी पार्टी और वो नौकरशाही। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश हुआ वो कहीं ना कहीं सेकेंड वेव में वो अधिकारियों ने नहीं माना। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि जो तीसरी वेव आ रही है, जी लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है,
तीसरी वेव को लेके हम कहां तक तैयार हैं, कहां प्रिपेयर्ड, अपने आप को कहां रखे हुए हैं, ये देखना है। मुद्दा ये है। तो तैयारी नहीं दिख रही है आपको? अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, ऐसा लग रहा है हमें कि तैयारी ठीक कितनी है वो तो समय आने पर पता चलेगा। मतलब शंका है अभी? शंका दूसरी वेव को देखते हुए तो रही है। एक थर्ड वेव की आशंका है और दूसरी तैयारियों पे शंका हाँ, है। अधिकारी कितना सुनते हैं। ये शंका एक समाज सेवी की है या पॉलिटिकली एक्टिविस्ट एक व्यक्ति की? नहीं 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 नहीं, एक समाज सेवी की है। हाँ। जो हमने उस समय देखा, जैसे मोहनलालगंज में दूसरी वेव में एकदम से अचानक बड़ा रूप इतिहार हो गया और सारी व्यवस्थाएं धराशायी हो गई। समाज के हर वर्ग, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, हर वर्ग ने अपना सहयोग किया है। ठीक है, जो जिस तरह पाया, जो उस समय जो व्यवस्थाएं जैसे रही उसने मैनेज कर ली। ठीक है। सुरेंद्र, मध्य प्रदेश, राकेश भाई गिनाएंगे आपके वो प्रदेश जहां आप शासन कर रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ये गिनाने में हम क्यों ये भूल जाते हैं कि जहां आप कम है उसको आप गिना सकते हैं? वो बात तो दोनों बराबर हो गई ना। फिर हम कैसे कहें कि नहीं आपने वहां बेहतर दे दिया, इन्होंने यहाँ पर बेहतर नहीं दिया। प्रियंका यहाँ पर अगर ऑक्सीजन भिजवा सकती है, बहुत अच्छी बात है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या वाकई राजस्थान की भी हालत बहुत अच्छी थी क्या? ये भी सवाल आम जनता का ही है, वो भी आपसे पूछेगी इसी 22 में। बिल्कुल पूछना चाहिए। और सच बात यह है कि जहां जहां मौतें हुई, एक भी मौत हुई तो दुखद है जी। और जिन लोगों ने भी कमी की, चाहे हमारी सरकार से कमी हुई चाहे इनकी सरकार से कमी हुई, प्रश्न पूछे जाने चाहिए, लेकिन थेथराई नहीं होनी चाहिए। प्रश्न में यह नहीं होना चाहिए कि आप अपनी सरकार को बचाने के लिए दूसरे की सरकार को आरोपित करें। अभी कितनी इन्होंने हल्की और छोटी बात, कहीं निर्लज्ज तो नहीं कहूंगा, कि केरल में और महाराष्ट्र में हैं इस वक्त केसेस। भाई केरल और महाराष्ट्र क्या मोदी जी से बाहर हैं? आज की डेट में जो पेंडेमिक एक्ट है वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं है क्या? केंद्र सरकार की जिम्मेवारी में केरल नहीं आता या महाराष्ट्र नहीं आता? और उसी महाराष्ट्र के मॉडल को सुप्रीम कोर्ट ने ताली बजाई, कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 3 बार कहा। और उसी गुजरात के मॉडल को, इकलौता प्रदेश है गुजरात जिसके कि हाई कोर्ट ने एक बार नहीं 10-10 बार लताड़ लगाई, जिसके मुख्यमंत्री तत्कालीन, अब तो एक्स हो गए, विजय रूपानी साहब ने कहा कि रेमडेसिविर सरकार के पास नहीं है, पार्टी अध्यक्ष के पास है, सीआर पाटिल के पास में है। वो 25,000 रेमडेसिविर लेकर के कौन सी कालाबाजारी कर रहे थे, ये देखने वाली बात है। और देवेंद्र फडणवीस उन्हीं की क्या नाम कालाबाजारी की हुई रेमडेसिविर को थाने तक में छुड़वाने चले जाते हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता के लोग इस तरीके करेंगे तो कौन रोक? इसमें अगर कोई कांग्रेस का नेता पकड़ा जाए तो हम उसको भी उतना ही आरोपित करेंगे, चूंकि कहीं ना कहीं आदमी से कोई कालाबाजारी करना पाप का भी काम है, श्राप का भी काम है और नरक का भी काम है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की भी तो किसी ने तारीफ की थी, उसको आपने याद नहीं किया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अगर आपको ध्यान हो, विज्ञापन दे करके टाइम मैगजीन में तारीफ कराई थी और वो विज्ञापन पकड़ा गया था। अच्छा, डब्ल्यूएचओ को भी जो है फंड दिया होगा। डब्ल्यूएचओ की एक बार आप पढ़ लीजिए, अंग्रेजी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छा मुझे हिंदी अच्छे से आती है, आप अंग्रेजी पढ़ते रहिए। हमें तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भी आती है साहब, आपको मुझे- उर्दू नहीं मुझे आती फिलहाल- होगी। मुझे फिलहाल और मैं हिंदी आपको एक आती चीज है। और सुनिए, आपको मुझे पढ़ाने से बेहतर है सुरेंद्र राजपूत आप जरा ये समझ जाए और समझा दें कि डब्ल्यूएचओ को फंड किया गया था, ये कहाँ है? मैं उसका कोई आपसे कह प्रमाण रहा हूँ ना, आपके एक बार डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे पढ़ के तो आइए। उसका प्रमाण भी तो दीजिए मैं ना। आप निकालिए ना। ऐसे वेबसाइट पे तो टाइम के भी बहुत कुछ मिल रहा है, बाकायदा लिखा ऐसे हुआ है। वेबसाइट पे तो जो है बहुत कुछ अभी मिल रहा है। चाइना का है, कौन आ रहा है? बहरहाल राकेश भाई, मुझे भारतीय जनता क्यों पार्टी के आखिर- 2 क्यों प्रवक्ताओं का आखिर- सामना क्यों करना आखिर? पड़ेगा। नहीं, वो भारतीय आपका जनता अपना पार्टी के मानना जो है। 2 प्रवक्ता हैं वो आपका और अपना एक मानना घोषित है, वो आपका अपना मानना है। आज की डेट में सुरेंद्र इन्होंने ये राजपूत, वो पूछा आपका अपना कि मानना साहब है। आपके अस्पताल कितने बने, पुष्कर सुरेंद्र जी। साहब, अरे अस्पताल सारे बने हुए, ये क्या नाम आपका इन्होंने मानना डॉक्टर है नहीं भाई, दिए। ये आपका मानना है। भारतीय जनता पार्टी आपके अगर यहाँ डॉक्टर प्रवक्ताओं नहीं की कमी देगी, हो गई देखिए, होगी, अतुल वहाँ प्रताप दो जो है, देखिए, कहीं ना ये कहीं इल्जाम उनको लगाने बचाने से में पहले- आए। वो आपका मानना और ये आपकी आदत अतुल है। भाई, अतुल भाई, हमेशा हमारी ये आदत को करके छोड़िए, आप अपनी आदत पे ध्यान आप दीजिए। अतुल अपनी भाई- आदत पे ध्यान दीजिए। भाई राकेश भाई आप जवाब दीजिए। यहाँ पर ये अतुल दर्द भाई, है। एक मिनट में क्षमा चाहूंगा। बड़े भाई ने, आपने ये कैसे कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का घोषित? राकेश भाई, नहीं 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 नहीं, यहाँ बैठे हैं अतुल भाई। मैं क्लियर करता हूं, मैंने अतुल प्रताप को कहा, उनका दर्द हमें पता है। मैंने अतुल प्रताप को कहा है, खुलेआम देखिए, कह रहा हूं, हम आपको यहाँ समझ में आया हो तो आपके लिए क्षमा। आप तीसरी लहर की बात करिए। राकेश भाई, ये कार्यक्रम जनता के बीच में है और जनता के बीच में दिख रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत पहले सवाल में कांग्रेस पार्टी के साथ हुई,
बावजूद कांग्रेस पार्टी इस बात का आरोप लगाती है कि हमको बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। ये छोड़ देखिए, दीजिए, वो तुम मुझे पंत कहो और मैं तुम्हें निराला। मैं उन पर एक को पंत कह रहा है, एक को निराला। ये है, जब अतुल को हम कुछ कहते हैं तो राकेश त्रिपाठी को परेशानी, और जब राकेश त्रिपाठी को कुछ कहते हैं तब अतुल प्रसाद को परेशानी। ये है, ये गठजोड़, ये संयोग है या प्रयोग है। मैं बताता हूँ, इधर भी आपत्ति हुई थी, वो क्या है, प्रयोग है। बड़ा मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने गलतफहमी आपको हो गई है शायद, जो कि आपके दिमाग में बैठी हुई है बहुत सालों से। अब ये संयोग है या प्रयोग है भाई, ये तो अतुल जी बताएंगे। जवाब दीजिए। अगर तारीफ ये है कि आपके काम से वो तस्वीर बदल गई उत्तर प्रदेश में, तो वो तारीफ क्या है? क्योंकि अस्पतालों का जिक्र होता है, आप छत्तीसगढ़ पे जाएंगे तो आपके अपने भी हरियाणा पर, आपके उत्तर प्रदेश पर, आपके मध्य प्रदेश पर, मध्य प्रदेश में अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर स्थिति खराब थी, वैक्सीनेशन को लेकर भी लोग तैयार नहीं थे। ये सवाल भी वैसे ही आता है। क्योंकि मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं, नहीं चाहता कि इस पे कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो। कोरोना एक संवेदनशील मसला है। कोरोना ने अपने नहीं, संवेदनशील आपके लिए 2022 में भी हो सकता है, ये भी एक तरीका है। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये कह रही है कि होगा आपके लिए दर्द ये 2022 में। कोरोना ने अलग अलग समय पर अपने अपने वेरिएंट बदले, अलग अलग समय पर उसके लक्षण हुए, अलग अलग प्रकार की उपचार की पद्धतियां, उसमें आईएमसीआर अपनी गाइडलाइंस बदलता रहा। यह अलग अलग समय पर हुआ है। एक समय में आगरा का मॉडल सबसे ज्यादा स्वीकार किया जा रहा था और बाद में उसी आगरा में स्थितियां बिगड़ी। ये भी सच है। ये बात सही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन सारी बातों को कंट्रोल किया है। मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा। उन आंकड़ों से अगर आप देखें, आज 181, मैं अभी अपडेट देख रहा था, 181 इस समय एक्टिव केस है उत्तर प्रदेश में। और अगर आप तुलना करके देखेंगे, महाराष्ट्र में तो 4 डिजिट में है, हजारों में है, और केरल में 5 डिजिट में है, 10,000 से ऊपर केसेस हैं। आज एक्टिव केसेस की तुलना में अगर आप देखेंगे तो 24 करोड़ की आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश, इतनी बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश, आज एक भी मृत्यु दुखद है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मृत्यु का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 24,000। बगल का राज्य है दिल्ली, 1.5 करोड़ की आबादी, और 1.5 करोड़ की आबादी दिल्ली में मृत्यु के आंकड़े हैं 27,000। समझ में नहीं आता है कि आप उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ जी को क्रिटिसाइज करते हैं केवल राजनीतिक कारणों से। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से प्रोएक्टिव होकर के लगातार, जब हमने लॉकडाउन देश में लगा दिया तो राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन क्यों लगा दिया, जब लॉकडाउन हमने नहीं लगाया तो राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया। हम ये करेंगे तो भी सही है, वो करेंगे तो भी सही है। संकट क्या है, एक नेता खड़े हो जाते हैं समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं वैक्सीन मत लगाना नहीं तो नपुंसकता आ जाएगी, मैं तो वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। एक नेता कांग्रेस पार्टी की, वो वहां से बसों की सूची भेज देती है कि मजदूरों को लाने के लिए बसों की सूची ले लीजिए, और बसों की सूची को एग्जामिन किया तो ऑटो का नंबर, टेम्पो का ये नंबर, है ठेले का कोरोना पे नंबर, बहस। ऑटो टेम्पो आज ठेले की का नंबर डेट दे में के गांव कोरोना से के पुष्कर जी मजाक बता उड़ाने वाले, देंगे कि एक तरफ कितनी कांग्रेस हर पार्टी गांव से मजाक उड़ा रही कितनी थी, लाशें और एक निकली, तरफ समाजवादी और पार्टी ये मजाक उड़ा कहते रही हैं थी। कि लाशें नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गंगा का किनारा पूरा शमशान जो था वो कब्रिस्तान हो गया। ये कहेंगे जय योगी जी की, जिनको भारत के अलावा संस्कृति के इनके बारे में पास जानकारी कुछ नहीं है, जिनको भारत की डब्बा के संस्कृति के अलावा बारे में कुछ जानकारी नहीं पता। और जब कुछ नहीं आता रीति तो राहुल गांधी, भारत की सोनिया परंपरा नहीं मालूम गांधी जिनको। और प्रियंका व्यक्तिगत ना गांधी। बनाए। आज बहुत अरे दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दे है। की बात कीजिए भाई, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुद्दे की बात कीजिए। भारत की रीति कोरोना परंपरा पे नहीं अपनी जानते। विफलता गंगा स्वीकार जी के कीजिए। किनारे, आप दोनों लोग को गंगा जी शांत के करें। कोरोना पे बड़ी अपनी संख्या में- विफलता स्वीकार कीजिए और गंगा मैया से क्षमा राकेश मांगिए। भाई, आप शांत हो जाइए। आज राकेश कोरोना भाई, नहीं चल आप रहा शांत है। हो जाइए। देश से क्षमा बावजूद मांगिए, उसके जल गंगा प्रवाहित मैया से है। क्षमा मांगिए। जल में शव प्रवाहित करने सुरेंद्र का जी, प्रचलन सुरेंद्र जी। नहीं है क्या इस देश में? अरे भाई, गंगा सुरेंद्र के जी, लाशें पहले नहीं मैंने अतुल, प्रवाहित- राकेश जी, ये देखिए। हम लोग देखिए, अरविंद देखिए ऐसा है कि हम लोग देखिए इतना बड़ा गर्मा गर्म बहस हो रही है। अमरीश पुष्कर देखिए पूरी तरह से शांत हैं क्योंकि इनको लगता है कि भाई यहाँ का मामला जो है सब ठीक चल रहा है। मेरा सवाल देखिए, हम लोग थोड़ा राजनीति में बात कर लेते हैं। आप लोगों ने इतना मुद्दे को गरमा दिया है कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा शांति की जरूरत है। सुरेंद्र जी, अभी जानकारी मिली है कि भाई प्रियंका जी जो है रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, क्या कहना है आपका इस पे? जैसे मुझे भी जानकारी मिलेगी मैं आपको जवाब दे दूंगा। कार्यकर्ता चाहते हैं पूरे प्रदेश में वो कहीं से लड़े चुनाव, रायबरेली की जनता भी चाहती है, वो लोकसभा के लिए भी चाह रही थी, तो निश्चित तौर पर हमारे पास जैसे जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। मैं इसी में एक चीज और जोड़ना चाहता हूं सुरेंद्र जी। प्रियंका जी लगातार यहाँ पे आ रही हैं, काम कर रही हैं, आप लोगों के साथ मीटिंग हो रही है, वर्चुअल बैठकें हो रही हैं, संगठन को तैयार करने की बात हो रही है। अभी प्रियंका जी ने एक नया नारा दिया कि 20 सप्ताह 24 घंटे, है ना, हम लोग घर घर जाएंगे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो कि एक इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे देश में कई सालों तक उन्होंने शासन किया है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या होगी इस 2022 के चुनाव में? हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ना भाई।
आपको मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि जिस तरीके से हमारे समस्त कार्यकर्ता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं, हम सब जगह से चुनाव भी लड़ेंगे और अप्रत्याशित रूप से धनात्मक ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव परिणामों से आपको आश्चर्यचकित। चलिए, बहुत आपको इसके लिए बधाई कि आप लोग अच्छा चुनाव लड़ेंगे। सुरेंद्र भाई, राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवा ली है? राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवा दी। प्रियंका गांधी ने वैक्सीन लगवा ली? जी, प्रियंका जी ने भी लगवा। तस्वीरें नहीं आई सामने, सबकी तस्वीरें तस्वीर आप मांगते हैं प्रधानमंत्री की, उनकी बहरा छोड़ दी। मैंने सिर्फ ऐसे नहीं, अगर आपको आप बड़े तस्वीरें देश नहीं के मिली खिलाफ तो मैं हो आपको गए। भेज दूंगा। मोहनलाल क्योंकि आप देखना नहीं चाहते, आपको देश को मोदी जी दिखा की दीजिए और अमित शाह की दिखा दीजिए, देश को, तस्वीरें देश दिखती को। हैं। हमें पता है ना कि दो हम घोषित प्रवक्ताओं से बात कर रहे हैं, अपना बहुत बड़ा एक को इंडिया न्यूज तनख्वाह दे रहा है, एक को भारतीय जनता पार्टी दे रही है। नहीं भाई, सुरेंद्र भाई, अब आपसे तो तनख्वाह ना लेनी है ना सलाह लेनी है। हमसे मत लीजिए, अरे भाई, लेकिन देखिए, जिनसे देखिए, लीजिए उनका जिनसे काम लेना करें। है, मुझे जनता जनता के प्रति जिम्मेवार है, सुरेंद्र जी, जनता के दिक्कत हो प्रति रहा है। जिम्मेवारी रखिए। अतुल, ठीक है ना, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए जिम्मेवारी मत रखिए, सत्ता आती है और सत्ता जाती है। इतनी नाराजगी क्यों, इतना नाराज क्यों हो जाते हैं भाई? सुरेंद्र भाई, इतना नाराज क्यों होते हैं? अरे भाई, नाराज मत होइए आप लोग, भाई, नाराज मत होइए प्लीज। आपको सुधारना हमारा काम है, आप छोटे भाई है हमारे, और जब तक सुधरेंगे नहीं हैमर करते रहेंगे। मैं सुधरूंगा भी नहीं। नहीं सुधरे के लिए रजत भाई, उनको मजा आता है ऐसे ही करके, उनको चर्चा हम कत्ल भी पुष्कर साहब, वो आगे इधर भी बोलिए, करोड़ों रुपया खा जाए तो इनके पेट में कुछ नहीं होता, पेट बड़ा हो गया। आपके इलाके में बैठे हुए हैं, आपने कहा कि शायद हो सकता है इसमें सच्चाई हो। कोरोना काल था, आप भी निकल नहीं सकते थे, सबके लिए मुश्किल था, हम मीडिया कर्मी थे, हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन हम निकलते थे, हर दिन निकलते थे, मजबूरी थी हमारी। आप लोगों के लिए जरूरी था राजनीतिक तौर पर। व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि हाँ, जो आरोप बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं कि आप और आपके जो है वो सिर्फ ट्विटर पर रह गए, ये ऐसा आरोप है जिसमें आप फिरेंगे भी, साइकिल पंचर भी हो सकती है और हो सकता है कि रफ्तार भी भर दे अगर इस आरोप से निकल गए। देखिए, ये आरोप पूरी तरीके से निराधार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमारा एक एक कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बन के काम कर रहा था। जमीन पे सबसे ज्यादा हम लोगों ने काम किया, चिड़िया उड़ा रहा था। ये स्वीकार कर लिया इन्होंने। तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ट्विटर पे वो ट्वीट कर रहा बहुत था। देर से इंतजार कर रहे थे, उनको बोले। इन्होंने कहा कि इनके सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी जैसा व्यवहार कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि आपके नेता तो खुद नहीं निकले, तो उनके साथ कार्यकर्ता कहाँ पे निकला? अरे उनका ये कार्यकर्ता तो निकले, इनसे पूछे इन्होंने कितने मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पे लिखा है। जनता देख रही है, पूरा समाज देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरी हुई थी, उनके सेवा भाव से डरी हुई थी। उनको कहीं पे जो भी अगर सेवा करने निकले उनके वो मुकदमा लिखाने का काम कर रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उस समय पे। उसके बावजूद हमारा कार्यकर्ता डरा नहीं और बराबर हाईवे से लेके आगरा एक्सप्रेसवे से लेके गांव-गांव तक हमारा कार्यकर्ता और मैं स्वयं लग के गांव-गांव में काम करता रहा उस समय। कितना असर आएगा, जनता के बीच में कैसा मैसेज गया है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे जनता ने सब देखा है। अब की एक वे में इन्होंने वादे किए, नहीं पूरा कर पाए, दूसरी वे आ गई। जनता देखती ही तो नहीं है। पिछली बार आपने काम किया था, 2 नारे आपने दिए, आपको नहीं देखा, अब कैसे देखेगी? ये सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पे निश्चित के अलावा ये सवाल है। कोई बात नहीं, जनता देख रही। मैं फिर कह रहा हूं, हमको देखा था, कोई बात नहीं, हम विपक्ष में आ गए। अब की इनको देख रही है, ये कहां जाएंगे? अब तो आने वाला समय 2022 में बताएगा कि ये विपक्ष में तो आ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत साहब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं अब की बड़ी संख्या में यही विपक्ष में बैठेंगे। दहाई आंकड़ा भी नहीं पार करने जा रहे हैं। राजपूत साहब कह रहे हैं, वो तो कांग्रेस के हैं। नहीं अतुल, इसमें इसमें भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छूने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जमीन पे जमीन इनकी खिसक चुकी है। आज की डेट में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो। कुछ मैं ये कह रहा था कि भाई, मुझे याद है इसके पहले जब गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का, बसपा का, और सुरेंद्र भाई भी बैठे हुए हैं, आप लोग, मैं एक बात आज तक समझ में नहीं आया कि जो नीचे पे जो वोट ट्रांसफर कराने की बात थी, वो वोट ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाया? अमरीश भाई, क्या दिक्कत थी? या सुरेंद्र भाई, आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे क्या? क्योंकि मायावती जी ने कहा कि भाई बोले बेहतर है, हाँ, नहीं तो उसके बाद आप कहेंगे तो मैं बोलूं। नहीं, मेरा ये कहना है कि भाई वोट ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाया? मायावती जी ने आरोप लगाया कि भाई हमने तो वोट मतलब ट्रांसफर करा दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी वोट ट्रांसफर नहीं करा पाई। देखिए, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो जनता को रास नहीं आया, इसलिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार किसी भी दल के साथ, बड़े दल के साथ हम लोग गठबंधन नहीं कर रहे। रास नहीं आए मतलब आप लोग आए, वो लोग रास नहीं आए, आप उनके नेता अब सवाल उठा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जनता को रास नहीं आया वो गठबंधन। कौन नहीं आया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अब जनता को नहीं रास आया। कौन नहीं आया रास?
गठबंधन नहीं रास आया, उनकी विचारधारा अलग अलग थे दोनों। नाम बताइए ना, सुरेंद्र भाई किसका? बताने को तैयार है। नहीं, ये अपराध और भ्रष्टाचार का गठबंधन रास नहीं आया। एक तरफ अपराधी, एक तरफ भ्रष्टाचारी। आज की डेट में सबसे बड़े अपराधी जिसके संरक्षण में अपराध हो रहा है कोरोना काल में, अभी मैं कहना चाहूंगा यही कि इस जिले के एक माननीय विधायक जी जिनके हॉस्पिटल के लेके उस समय का पैकेज आ रहा था कि वहां 20 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। कोविड काल की मैं बात कर रहा हूं, पूरे पेपर में चारों तरफ चर्चे में थे। वो ऐसे सेवा भाव कर रही थी भारतीय जनता पार्टी कि उसके विधायक 20-20 लाख रुपए एक मरीज से अवैध रूप से वसूली करने को तैयार थे। ठीक है, अब सवाल ये है कि आपने बहुत अच्छा जवाब इसके पहले दिया था कि पहले बहुत कुछ शायद उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लेकिन मौजूदा दौर में शायद उम्मीद है कि कुछ बात बनेगी। ये उम्मीद क्यों नहीं आखिर बाकी अन्य दलों के उन विधायकों को, उनके कार्यकर्ताओं को आ पा रही है, समाज सेवी को आ रही है? महसूस हो रही है कि आज सरकार अभी फिलहाल ठीक ठाक ट्रैक पर चल रही है, जो अधिकारियों को निर्देश दिया गया उस पर कुछ काम हो रहा है, या उम्मीद है कि आगे अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो होगा, या सिर्फ वही है जैसा सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं, जैसा पुष्कर भाई कह रहे हैं? नहीं अतुल भाई, मैं इस पे थोड़ा टोकना चाहूंगा। सरकार काम कर रही है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, सरकार काम कर रही है, विपक्ष भी अपना काम कर रहा है। पर अतुल भाई, सरकार में जो बैठे हुए तानाशाह लोग हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो ऊपर सुनते नहीं, पब्लिक कहां जाएगी? जिसके घर पेशेंट होगा वो उसको उस समय कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने बहुत ही उस समय को देखा है। जिस घर में एक कोरोना पेशेंट हो जाता है उस समय उस परिवार को कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। ठीक है, वो सरकार से ही आशा लगाता है। तो सरकार में अभी इससे पहले माननीय कानून मंत्री जी आए थे, उनकी भी एक चिट्ठी हुई। इसका दुख उनको भी था क्योंकि वो छात्र जीवन से जुड़े हैं, मैं भी उसी छात्र जीवन से जुड़ा हूं, तो मुझे पता है कि वो बैठ नहीं सकते जैसे हम बैठते नहीं हैं। हम दिन रात हमें पता है कि हमें कोरोना से कैसे लड़ना है। पर जो सरकार में बैठे हुए अधिकारी हैं, सीएमओ हैं, उनको देखना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की सारी योजनाएं अच्छी हैं, पर जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये राकेश भाई बताएंगे। बताइए भाई राकेश जी। देखिए, मैं 2-3 बातें इनका एक ही दर्द है, घूम फिर कर आ रहा है अधिकारियों। देखिए, अधिकारी कोई अलग से पैदा हुए, कहीं अलग से आए हुए महामानव नहीं, राकेश भाई देखिए, इसमें आपको मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें आपको मानना पड़ेगा। अधिकारियों ने मंत्री तक की नहीं सुनी है। आप सुन लीजिए, यहाँ पे बैठे हुए मोहनलालगंज के कई लोग बैठे हुए हैं। देखिए, वास्तविक ठीक है, मैं किसी का भी जिक्र आप कर लीजिए, आप सुन लीजिए, माननीय बिल्कुल सुन लीजिए। मैं कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो इसके बाद आने वाले हैं, मुझे अभी पता चला अतुल भाई के माध्यम से, उनकी चिट्ठी मान्य नहीं हुई है। तो ये मानना पड़ेगा, जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को, किसी अहम को खोया है, राकेश भाई आप उससे पूछे जाके। मैं व्यक्तिगत सबका हम सबका होता था, हम लोग रोज उस समय सैकड़ों फोन अटेंड कर रहे होते थे और जब बात करते थे, नहीं फोन तो हम भी अटेंड भाई कर रहे थे। हम लोग तो रात के 12-12, 14 बजे रात तक कर रहे थे। बात मुद्दे की ये है कि बात अधिकारियों ने सुना क्यों नहीं। समाजवादी पार्टी के बगल में बैठने का बड़ा दुष्प्रभाव होता है। ना हल्ला बोलने का ऐसा कुछ नहीं राकेश भाई, ऐसा भी नहीं। आप बात तो सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा है, जवाब वो राकेश त्रिपाठी वो गुंडा हो गया। अब मैं केवल इतनी बात देखिए, गलत बात है राकेश भाई, कोई अधिकारी हो या नेता हो, अब आपकी समझ में आ गया? कोई कवच कुंडल पहनकर नहीं आया समझ में। इस कोरोना से सब पीड़ित थे, इस कोरोना से सब प्रताड़ित हुए और इस कोरोना से लग लड़ रहे थे। आप अगर कोरोना से लड़ने वाले पुलिसकर्मी हो या डॉक्टर्स हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, आप सबको एक बराबर नाप देंगे। राकेश भाई, कोरोना में हर इंसान, हर जो समाज सेवी था, हर एनजीओ लड़ी है, सब मिलकर सरकार के साथ मिलकर लड़ी है, सब मिलकर के एक टीम इंडिया की तरह से लड़े हैं। और टीम इंडिया की तरह से लड़ने के कारण ही मैं कह रहा हूं, आप उदाहरण दे रहा हूं, आप ब्राजील जाकर के देखिए ना, आप देखिए इटली की क्या। अरे हम हिंदुस्तान बोल रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर कहीं सरकार इनकी होती ना, बड़े घपले घोटाले भ्रष्टाचार इसी कोरोना कालखंड में हो गए होते। जितने मैं लोग हुए हैं वो अभी लोग लेंगे, जितने सरकार जा रही है सरकार, मैं इसके बाद तीसरी लहर में सरकार कितनी न केवल लोगों का इलाज किया है, हमने न केवल लोगों का इलाज किया बल्कि देश के नागरिक भूखे न रहे, हर घर तक राशन पहुंचाने का काम भी तीसरी लहर के लिए हम कितना तैयार। ठीक है सुरेंद्र राजपूत साहब, अब जिसने जो किया वो तो जनता को तय करना होता है, 5 साल बाद उसी के पाले में गेंद जाती है।
वो आपकी शायरी पर हो सकता है आपके साथ आ जाए, आपके चीखने चिल्लाने पर हो सकता है आपके साथ आ जाए, आरोप लगाने पर हो सकता है आपके साथ आ जाए, लेकिन दावा ये कैसे ज्यादा कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी? बीजेपी तो चलिए आपसे लड़ी रही है, वो सत्ता में है, आज आप की उनसे लड़ रहे हैं, ये आपको दावे को कैसे कमजोर कर रहे हैं? आज दोनों की आपस डेट- लड़ रहे हैं। बोले आज की डेट- नाराज हो जाते हैं तुरंत, नहीं, उनको हम बीच में नाराज टोक नहीं देते हैं। होते, आप भाई हैं फिर हमारे, बीच बीच में लेकिन शायरी भी सुनाते हैं, आप हंसते हुए। आपको काम है चीज खाली सुधरूंगा नहीं आपके जी, सुधारने से, नहीं, बहुत नहीं, सालों से आप सुधारने की कोशिश नहीं, कर रहे नहीं हैं। सुधरेंगे तो पहली उदंड बार जब छात्र डिबेट में आए थे तो कहलाएंगे। शायरी तानाशाही करते थे। तानाशाही लगा बाद में- देंगे, बाद में आपातकाल लगा अरे, देंगे। मुझे- इन्होंने आपातकाल में मेरे मीडिया को सवाल का- सुधारा मेरे था, सवाल का जवाब इन्होंने आपातकाल में मीडिया को सुधारा था। हमने देखा है 1974 में कैसे इन्होंने मीडिया को सुधारा था। उनको बोलने दिए। सुरेंद्र भाई बोलिए, इनके दावे पर बोलिए। इस वक्त संपूर्ण विपक्ष सत्ता से लड़ रहा है और सत्ता को उखाड़ने का काम पूरा विपक्ष करेगा और उसके बाद हम तय कर लेंगे आपस में। सीधी सीधी सी बात है, हर पार्टी का दावा होता है वो जीतेगी। समाजवादी पार्टी के आदमी को भी यही कहना चाहिए, उनकी सत्ता आ रही है। कांग्रेस को भी ये कहना चाहिए, जिसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा सत्ता उसकी आएगी। लेकिन एक चीज तय है कि भाजपा जाएगी, बाकी आए कोई। अच्छा, एक सवाल, चूंकि सुरेंद्र राजपूत पत्रकार भी रहे हैं, तो सवाल ये है कि मेरे सवाल का आपने जवाब ही नहीं दिया। कैसे दिया? आप कह रहे हैं कि बीजेपी से सब लड़ रहे हैं, सब आपस में लड़ के बीजेपी से कैसे लड़ रहे हैं, पहले ये समझाइए। ये भी बता देते हैं। मैंने कहा ना कि जनता के नेतृत्व में सब चुनाव लड़ रहे हैं, हम अकेले लड़ रहे हैं, भाजपा वाले अलग लड़ रहे हैं, अपने साथियों के साथ लड़ रहे हैं, सपा अलग लड़ रही है। सत्ता के खिलाफ माहौल है और सत्ता के खिलाफ भी दल पूरी तरीके से लड़ता दिखाई देगा। जिस दल के पास अपने अच्छे कार्यकर्ता होंगे, जो अपने बूथ तक पहुंचा होगा, वो चुनाव जीतेगा। और हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हैं। अभी हमने 90,000 गांवों में संपर्क किया है, 30,000 बूथों पर भी हम गए हैं। हमें विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। उसी तरीके से अन्य प्रतिपक्षी दलों को भी विश्वास है, वो लोग काम कर रहे हैं। तो आप ये नहीं तय कर सकते। दानी साहब की उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उनका कहना है कि सब लड़ रहे हैं, सब अपना अपना लड़ रहे हैं और सब बीजेपी से लड़ रहे हैं। लेकिन उस लड़ाई में आप क्यों आखिर महसूस कर रहे हैं कि आप बड़ी धीमी गति से, एक चर्चा आजकल चल रही है कि बहुत साइलेंटली अखिलेश काम कर रहे हैं, अखिलेश की टीम काम कर रही है। वो बता रहे हैं कि गांव-गांव पांव-पांव उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं सबसे। देखिए, संपर्क पिछली बार भी किया था, मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव काम कर रहे हैं। जहां तक अभी आप पूछ रहे थे अरे जनता तो ये भी क्यों तो आएगी, गाँव-गाँव ही काम तो कर कर रहे रहे हैं। होंगे। आज जनता ने देखा इस कोविड काल में कि हॉस्पिटल किसके काम आए, किस सरकार के द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल थे जो इस कोरोना काल में काम आए, किसकी एम्बुलेंस थी जो कोरोना काल में काम आए। अभी आप पलट गए, थोड़ी देर पहले कहते हैं कि हॉस्पिटल है ही नहीं, काम नहीं है। हॉस्पिटल तो मैंने नहीं कहा, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, स्टाफ आज भी नहीं दे पाए। अच्छा, स्टाफ नहीं। आज भी मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूं, महिला एवं बाल चिकित्सालय समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना था। आज तक उसको चालू करने का काम भाजपा सरकार नहीं कर पाई। और भाजपा सरकार ने कहा था कि 100 बेडों का यहाँ कोरोना बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा। पेपर में बड़ी बड़ी हेडिंगों में आता है, लेकिन जमीन पे एक भी काम नहीं हुआ। आज भी कोविड का कोई हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं बना। आज हम 2-2 CSC की स्थापना हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारी विधानसभा मोहनलालगंज में किया गया था, नगराम में, बहरौली में। आज भी पूरी तरीके से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। वहां भी डॉक्टरों की सुविधा देने का काम भाजपा सरकार नहीं कर पाई। सरकार इसके लिए एक विधायक साहब कितनी बार शिकायत करने, विधायक साहब के पास पूरी फेरिस्त है, होता है उसको करने में पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। आज मेरी क्षेत्र की एक एक चीज, एक भी भाजपा की उपलब्धि हो कि मेरी भाजपा के इस सरकार में मोहनलालगंज विधानसभा में उन्होंने एक काम किया हो, एक काम में बता दे अपने इस कार्यकाल में 4.5 साल के कार्यकाल, हॉस्पिटल से लेकर सड़क तक मैंने किया। मेरा जो जिम्मेदारी है, मैं सरकार से ही फंड आता है और वो देने का काम इस सरकार द्वारा नहीं किया गया। आपके विधायकों को नहीं मिल रहा है, इनके विधायकों को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, अलग से स्पेशल पैकेज इनके पास हमको नहीं मिला। बैठे हुए मेरे सामने उनके विधायकों को देखिए, आप को नहीं मिला, इससे काम नहीं किया। मोहनलालगंज में बैठे हैं, लखनऊ का आउट लोग बता देंगे स्टेट में कि पिछली सरकार के समय में उत्तर प्रदेश के इस मोहनलालगंज में क्या 8 घंटे 10 घंटे से ज्यादा बिजली मिलती थी? आज 24 घंटे मिलती थी। बोलिए, आज ये परिवर्तन हुआ, मिलती थी। आज ये 24 परिवर्तन घंटे हुआ, मिलती थी बत्ती। आज ये परिवर्तन हुआ है। इसी मोहनलालगंज में बिजली के लिए नगराम में हो, निगोहा में हो, लोग तरसते थे। आतन हुआ है। ये बिजली से किसानों की
किसान सपा के गवर्नमेंट में 2-2 3-3 पावर हाउस बने मोहनलालगंज में, खरीद हो रही है। सपा की गवर्नमेंट में सब हुआ। आज जनता के आज एक काम बता देगा इन्होंने किया हो 5 साल में, वरना सारा 5 साल का है अपना एक काम बताओ, 5 साल का अपना एक काम बताओ मोहनलालगंज के लिए। सीमित किया। राकेश भाई शांत हो जाए, ठीक है। अब दोनों अब जरा शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। अरे शांत हो जाओ भैया। अरे युवा नेता शांत हो जाओ, युवा नेता शांत हो जाओ। आप भी भाई साहब, आप भी युवा नेता, आप भी। आपके नेता लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग अभी नेता मत बनिए, है ना। आपके नेता लोग हैं, मंच पर हैं, उनको अभी आगे और जाना है, आप लोगों को उनके पीछे चलना है, उनको मजबूत करना है, ठीक है। बहरहाल समाज नहीं, झूठ तो कई बार वो भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं, राजनीति में झूठी तो बोलते हैं। कुछ आपको अच्छा लगता है, कुछ उनको सच्चा लगता है, यही तो राजनीति है। समझ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि देखिए यहाँ भी वर्सेज हो गए, उनके समर्थक और आम जनता। यहाँ पर वाकई आज की स्थिति जो है, मान्यवर आप लोग जरा सुनिए, वो युवा पिछले एक मिनट कहाँ अपने आप आप चारों दल के लोग सुनिए, इस वक्त एक मिनट, चारों दल के लोग सुनिए। मायावती की सरकार थी, बेनहुआ में कार्यक्रम हुआ था, 12 घंटे 13 घंटे निगोहा निवासी, मैंने आंदोलन किया था, 5 मुकदमे कायम हुए थे बिजली के लिए। आज बिजली आ रही है तो लोग कह रहे हैं नहीं आ रही, गलत बात है, बिजली आ रही है। और अगर देखना है आप तो बिजली के खिलाफ मेरे खिलाफ मुकदमे कायम हुए थे निगोहा थाने में, आप पता कर लीजिए। अरे नहीं, अब 24 घंटे मिल गए ना, एंजॉय करिए। युवाओं को लेकर छात्रों की एक्चुअल स्थिति इस वक्त क्या दिखाई दे रही है और उनका मिजाज क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि युवा सबसे बड़ा इस वक्त टर्निंग पॉइंट होगा इस पूरे इलेक्शन। युवा इस पूरे चुनाव में वो एक सोच में है, तो वो एक सोच क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बीच की स्थिति क्या है? अतुल भाई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने किया है और मैं चाहता हूं कि तीनों पार्टियों का सहयोग भी मैं चाहता हूं। इस बार पूरा युवा, पूरे प्रदेश का युवा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अब मैं ये तो कह नहीं सकता हूं कि युवा किधर जाएगा, कहां जाएगा, पर मैं एक युवा होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि जजमेंट बहुत तगड़ा लेगा युवा। अब किसके पक्ष में लेता है वो समय बताएगा। अतुल भाई थोड़ा सा बता दीजिए आप भी इशारों में। अरे अतुल भाई आपको पता ही। देखिए इनको समझ में आ रहा है, युवा वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है, भाजपा की नीतियों से पूरी तरीके से त्रस्त है और उसको रोजगार नहीं मिल रहा, उसको शिक्षा नहीं मिल रही है। आज युवा जिस बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है और रोज आने वाले समय में आपको बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में युवा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा मिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है और युवाओं को सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत साहब, अब फाइनल की तरफ ही बढ़ेंगे, समय थोड़ा कम है। लड़ाई चलती रहती है, राजनीति होती रहती है, लेकिन उस बीच में जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा भी होती है। राजनेता अलग अलग समय में गठबंधन करके एक दूसरे से आते हैं। युवाओं की जोड़ी भी आई, फेल हो गई। बुआ बबुआ की जब जोड़ी भी फेल हो गई, ये भी बहुत सारे अपने घटक दलों को साथ लेकर आए थे। सरकार में आने के बाद वो इनसे अलग हो गए, वो चलता रहता है। लेकिन मौजूदा आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी वाकई कौन सा 1, 2 या 3 ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर अगर गांव-गांव तक जा रही है तो वो बात लोगों के जहन में जा रही है, तो वही मुद्दे उठा रहे हैं, वही मुद्दों का जवाब ये भी दे रहे हैं, वही मुद्दे आके ओवैसी भी वहां से उठा रहे हैं, बसपा भी उठा रही है। आपको लगता है कि क्यों आखिर वो आपके 3 मुद्दे थोड़े अलग हैं जिससे आप लोगों के दिल में जा रहे हैं? देखिए, असफलता के मुद्दे अगर उठाएंगे तो सत्ता की असफलता, अस्मिता की रक्षा करना गांव-गांव की बड़ी समस्या है। किसान आंदोलन में साल से इस सरकार ने 1 रुपया भी गन्ने की एमएसपी का नहीं बढ़ाया। आप इस चीज को देखिए, कर दिया, ये कर दिया। व्यापारी गांव-गांव से किसान के जो धान है और गेहूं है वो 1200 रुपए में खरीद रहा है, और वो व्यापारी और वो बिचौलिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फल फूल रहा है, 1800 और 2000 में दे रहा है यहाँ के सेंटर्स को। तो ये 3 बड़ी समस्या है। किसान की समस्या को लेकर के हम जा रहे हैं, नौजवान की समस्या को लेकर के जा रहे हैं, और महिलाओं की अस्मिता की समस्या को लेके जा रहे हैं, जिसको आप सुन रहा है। और राष्ट्रीय एक बड़ी समस्या है कि सरकार ने देश की सारी संपत्तियां सेल पे लगा दी हैं। पिछले 70 साल में जो हमने बनाया ये सब बेचे डाल रहे हैं। नौकरियां न देश में है न प्रदेश में। चलिए,
मुझे याद आ गया किसान नौजवान सम्मान और उसके साथ आखिरी में आपने सुन लिया। मुझे याद आ गया इसी तरह के कुछ भाषण 2017 के चुनाव से पहले भी कांग्रेस पार्टी ने 27 साल यूपी बेहाल के नारे के साथ शुरू किए थे। खाट सभाएं शुरू की थी। ये बात की बात है कि वही खाट बिछा करके बाद में राहुल जी सो गए। उन्होंने 2 युवराज का साथ पसंद कर दिया और लखनऊ की सड़कों पर घूमने लगे। बाद में सारा जो बेहाली थी, बदहाली थी, वो खुद ओढ़ ली और 5 सीटें आज विधानसभा की जीत पाए। हाथ का पंजा ये चुनाव भारतीय स्थान पर वापस जनता आ गए। पार्टी का और देखिए, सत्ता अब का मैं जवाब सुन रहा है। था। संकट यही ये है। सत्ता आप का आज जो जवाब बोल रहे है थे, और मैं आपको कुछ सुन रहा था और बीच में बोलते हैं आप बोलिए तो बोलिए intolerance आ साहब। जाता है। आप खाट पे देखिए, सुलाइए, वास्तविकता किसी में पे सुलाइए, पहली आप कैबिनेट युवाओं की को बैठक मत सुलाइए, पहले कैबिनेट की महिलाओं का बैठक में चीर हरण मत 86 कराइए, लाख किसानों का हाथरस जैसी 36,000 करोड़ रुपए अगर माफ करने का काम हमने किया है आप तो आज उससे आप पीड़ा आपको हमें हो दे रही है। लीजिए, युवाओं को नौकरी 36,000 दीजिए। करोड़ रुपए हमने कर्ज माफ करने का काम किया। आज अगर किसानों का इनकी सरकार में लास्ट वर्ष भाई, में कहेंगे डीजल का 2016-17 क्या दाम में है? तो गेहूं की खरीद 6 लाख डीजल मीट्रिक का टन हुई क्या थी। दाम है? हमने बदल कितना करके हुआ? पहली सरकार में आज 30 खाद लाख का गेहूं क्या की दाम हमने है? गेहूं की दूरी खरीद हो रही करने है। का काम किया। किसानों की आज गेहूं 56 की लाख खरीद हो रही मीट्रिक है। टन गेहूं की फार्मिंग खरीद करने का काम हमने इक्विपमेंट किया हुए। है। आज बिजली एक 24 घंटे आ एकड़ रही में है। 22,000 आज रुपए अपराधियों पर इन्होंने बुलडोजर चल दूना रहा कर है। दिया। अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। 1600 करोड़ की संपत्ति हमने आज जब्त करने का काम किया है और इसलिए पीड़ा आज अखिलेश जी को हो रही है क्योंकि तमाम अपनी संपत्तियों को बढ़ाने का काम अखिलेश जी हमने अपनी सरकार में माफियाओं की संपत्ति बढ़ाई थी। आज उनको पीड़ा हो रही है। आज हमने जिस तरह से कानून व्यवस्था पर काम किया है, हमने किसानों के लिए काम किया है, हमने रोजगार सृजन के लिए आज उत्तर प्रदेश में निवेश लाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने का काम किया है। हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश फिर अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने भविष्य के लिए योगी आदित्यनाथ जी को चुनेगा और योगी आदित्यनाथ जी फिर मुख्यमंत्री। झूठे विज्ञापन की सरकार। ठीक है, ठीक है। पुष्कर भाई, फाइनल कमेंट आपका। सवाल सिर्फ इतना ही कि 3 मुद्दे उन्होंने गिनाए थे राजपूत साहब ने। विपक्ष में सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। आपके पास तो एक और ज्यादा गिना दीजिए आपको। देखिए, अगर हमारे पास मुद्दे तो सरकार तो पूरी तरीके से असफल है। कोई आज के समय कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इस सरकार से खुश हो। सरकार में पूरी तरीके से रोष हो चुका है। आज कोई अगर आशा भरी नजरों से देख रहा है तो प्रदेश के पिछला कार्यकाल हमारा रहा। हम लोग ये कुछ कमियां हमारी रही, हम अपने किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार ठीक से नहीं कर पाए। लेकिन इतना करेंगे, इतना तो किया था। मुख्तार अंसारी के परिवार वो जो शामिल है, करा है। अब इसीलिए ये- अतीक अहमद के आगे पीछे घूम रहे हैं। मुख्तार इसीलिए अपराधियों इसके अलावा इनके पास कुछ इसीलिए है ही नहीं। अपराधियों के चरणों में इनके गिरे पास हुए हैं। कुछ है नहीं। सियासा में अपराधियों के ये आगे नौकरी पीछे बात नहीं घूम रहे करेंगे। हैं। ये नहीं अपराधियों करेंगे कि से हमने इतने लोगों को नौकरी बेड़ा दी। पार नहीं होने दिया, वाला है। इतने लोगों को देने वाले हैं। आज झूठे विज्ञापन की आज सरकार। आपको भी ये- मंदिर जाना पड़ रहा है। आज मंदिर याद आ रहा है। अखिलेश जी भी मंदिर जा रहे हैं, राहुल जी भी मंदिर जा रहे हैं। आज मंदिर याद आ रही है। मंदिर एक मुद्दा है। जनता जान चुकी कि आप लोग सब लोग मंदिर की आड़ में जो कर रहे हैं, मंदिर तो सब लोग चाहते नहीं, बने, इससे आगे थोड़ा लेकिन चुनाव मंदिर की धाम आड़ में है। अभी अब प्रियंका आपको जी भी जाते साथ समय दिखी। विकास को भी जवाब देना पड़ेगा। आपको लोगों को नौकरी नहीं दिया, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। किसानों की फसलों को एमएसपी नहीं दे रहे, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। सारी नौकरियां मंदिर के सैफई ले साथ जाकर साथ दे बाकी दी। चीजों का भी सैफई के जनता हिसाब ले लेगी। सैफई के हर नौजवान को आपने रोजगार दे दिया था। ठीक है। हर सबको पार्टी में दर्जा प्राप्त मंत्री ठीक है, बना दिया था। ठीक है, याद है? ठीक है। उत्तर अरे प्रदेश अभी बुला सारे काले चिट्ठे आपके भी खुलने वाले हैं, आप चिंता न करें। 6 महीने बाद जा रही है आपकी भारतीय सरकार। जनता पार्टी के। ठीक है। ये जवाब है भारतीय जवाब- जनता जवाब पार्टी तो- के सिर्फ निजी आरोप। 5 साल इनकी अरे भाई, सत्ता पूरी पार्टी सिर्फ निजी पार्टी आरोप। निजी पार्टी है। डीजल का माँ दाम की 100 पार्टी, रुपए हो बेटे की गया, पार्टी। उस पर पापा की जवाब पार्टी, नहीं। बेटे की पार्टी। पेट्रोल का दाम 125 रुपए हो, सुरेंद्र- 110 सुरेंद्र रुपए हो राजपूत गया, साहब, उस पर जवाब नहीं। सुरेंद्र राजपूत जवाब साहब, निजी महंगाई पे आरोप। जवाब नहीं, एक मिनट। तेल पे जवाब नहीं, एक मिनट भाई, बेरोजगारी पे जवाब नहीं, पर जवाब इनको नहीं। तालिबान, निजी आरोप। पाकिस्तान, बॉन्ड्स के भारतीय बारे में जनता आप जाएं। पार्टी। पेट्रोलियम कंपनियों पर कर्जा चढ़ा करके आप जाए। इस देश में पेट्रोलियम कंपनियों पर कर्जा चढ़ा करके आप गए सरकार का, जिसको आज चुकाना हमें पड़ा है। अगर आप उस पे श्वेत पत्र ले आइए, वरना राजनीति छोड़ दीजिए। सुरेंद्र राजपूत, अब आप किसी को एंकरिंग छुड़वाएंगे, किसी को राजनीति छुड़वाएंगे, खुद निजी आरोप सब पर लगाएंगे और आप पर लग जाएगा तो कहेंगे को नहीं कराएंगे। ऐसा नहीं होता है। हम पर तो आपने छुड़वाई छोड़िए, रखी है। आपका अपना वर्जन हम आपकी एंकरिंग नहीं छोड़ छुड़वाना दीजिए। चाहते। नहीं, अभी तो एंकरिंग सुधार सुधारेंगे रहे थे। आपकी और सुधरेगी। बिल्कुल नहीं चिंता सुधरूंगा, मत कीजिए। बिल्कुल नहीं सुधरूंगा। अरे आपसे बिल्कुल शायरी जरूर सुधरेगी। सुनूंगा, ये हर बात धमकाएंगे, सुनूंगा। ये डराएंगे, ये आपातकाल लगाएंगे, ये धमकी वाले, डराने वाले, आपकी गीदड़ भक्ति से कोई डरने वाला नहीं। हम लोग- ये योगी मोदी की सरकार है। हम लोग- कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। आखिरी- हम लोग पत्रकारों पर एफआईआर नहीं करते। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पत्रकारों को जेल नहीं शांत भेजते। हो जाइए भाई, शांत हो जाइए। अब काहे को, अब आपके ऊपर एफआईआर नहीं हुई तो तीनों- और इन पत्रकारों की तीनों बात का- न करें। इन तीनों का। अरे आपातकाल लगाने वाले कहाँ मुंह से अरे बात करेंगे? आपातकाल की तो हमने माफी मांगी थी, और ये वाला आपातकाल जिसपे आप लिख नहीं सकते, गलती पे बोल माफी नहीं मांगे, मैं सकते तो बैठ के और बोल रहा सत्ता हूं। से सवाल नहीं कर मैं सकते, पूछ रहा हूं। ये आपातकाल नहीं है। मेरे हर वक्तव्य के बीच में बोल रहे हैं और एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। बैठ के पूछ रहा
नहीं, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी पर, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है, और रोज मेरे बीच में लगातार है, रोज सवाल खड़े करते हैं, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। लगवा झूठ बोल दीजिए रहे हैं। भाई, ये भी लगवा दीजिए, मेरे कोई पास दिक्कत समय नहीं नहीं। है, फाइनल कमेंट सिर्फ इतना ही। जमानत भी आप ही कराइएगा और क्या। जनता को असल में क्या पर भरोसा हो पाएगा कि हाँ सपा का पहला जो कार्यकाल था इसके पहले का वो उसका नाम चल पाया, लेकिन अब साइकिल दौड़े जो पुष्कर भाई का दावा है, क्योंकि जगह पर हम बैठे हैं तो आखिरी में इन्हीं के लिए मैं सवाल लूंगा, इनकी पार्टी के लिए वाकई क्या आम जनता को भरोसा हो पा रहा है? बीजेपी कह रही है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम गांव गांव जा रहे हैं, ये साइकिल कहां तक चला रहा है? देखिए, बीजेपी को अगर कोई नष्ट कर सकता है तो वो उनके खुद के नौकरशाह हैं। आपकी सबसे बड़ी चिंता वही नौकरशाही है। अधिकारियों ने कोरोना में नहीं सुना, ये दर्द है मुझे। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की, व्यक्तिगत उनका क्या होगा भाई, व्यक्तिगत किसी का कुछ नहीं है यहाँ पर। बहरहाल मतलब नौकरशाही आपको लगता है कि शायद इनको डुबा, हाँ डुबा सकती है। और रही बात अखिलेश यादव जी की, वो जनता तय करेगी 2022 में। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ धन्यवाद। चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। गर्मा गर्म बहस तो है, लेकिन जनता शायद इस बात को जरूर समझती है कि यहाँ बैठकर चीखने चिल्लाने से नहीं, बल्कि गांव में जाकर या उनके बीच में जाकर काम करने से ही कुछ मिलता है। कई बार जनता भी कंफ्यूज होती है, शायद उसको भी अपनी गलती का एहसास बाद में होता है, वो सुधारती भी है। बढ़ेंगे अगले सत्र की ओर, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। ओवर टू यू रंजना। जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे